जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सवेरे ही एक सेट लिया गया था जिसमें हम लोगों ने वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे हम लोगों ने फुल टू फुल डिस्कशन किया था कि आपका जो सोशल साइंस है, इस सोशल साइंस के जो भी आपके सब्जेक्टिव बेस के प्रश्न हैं उनका हम लोग एक वायरल क्वेश्चंस करके एक सेट ले रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने जो भी आपके वेरी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उस पे, और जो आपके शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उस पे हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस हम लोगों ने कर लिया था। कुल मिला के देखा जाए तो मे भी मुझे यहाँ तक याद लग रहा है कि 7 दूना 14 प्रश्न पे हम लोगों ने डिस्कशन जो है पिछले वाले वीडियो पे हम लोगों ने किया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग चलेंगे जो भी आपके दीर्घ उत्तर के प्रश्न है, यानी कि जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है उस पर हम लोग क्या करेंगे, फुल टू फुल डिस्कशन करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90% से प्लस अगर आपको मार्क्स लाना है, ज्यादा मार्क्स आपको लाना है, तो जितने भी मैं प्रश्न करवा रहा हूं या जो साइंस के या जो भी मैथ के प्रश्न करवाया जाएगा ना, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहीं से आपके प्रश्न जो है पूछे जाने वाले हैं। तो बात करेंगे आज हम लोग दीर्घ उत्तर प्रश्न का। तो यहाँ पे एक्चुअली देखोगे टाइपिंग मिसप्रिंट यहाँ पे 5 नहीं, क्या होगा, 4 होगा। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दें, तो 4 प्रश्नों पे बात करेंगे। यहाँ पे गलती से 5 हो गया है। तो बात करें पहले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। यानी कि सूती और रेशमी कपड़ों की जो लगातार जो जरूरतें थी कंपनी को, उसको पूरा करने के लिए क्या काम किया। तो बात करें आंसर पे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों के नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नांकित प्रयास किया। सबसे पहला प्रयास क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कच्चे माल खरीदने के लिए बुनकरों को पैसागी के रूप में कर्ज दिया। पैसागी के रूप में क्या, जो भी कच्चे माल है ना, उस कच्चे माल को खरीदने के लिए पैसागी के रूप में जो है उनको कर्ज दे दिया। इस प्रकार उन्होंने बुनकरों को अस्थायी रूप से कर्ज के जाल में फंसा दिया। अब ये जो कर्ज है वो नहीं वो चुका पाते थे और नहीं कर्ज की जो रकम है उसको अदा कर पाते थे, और ये जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जाता था। जो पैसागी नाम का जो कर्ज देता था कच्चे माल के ऊपर, वो लगातार बढ़ता जाता था, और कहीं ना कहीं अस्थायी रूप से जो भी बुनकर है उनको जाल में क्या कर लिया था, कर्ज के जाल में फंस लिया था। अब अगला काम क्या किया, कंपनी ने वेतनभोगी गुमास्तों की नियुक्ति की, जो कपास के उत्पादन और बुनकरों द्वारा बनाए जाने वाले रेशम की क्या करता था, निगरानी करता था। अब वेतनभोगी जो गुमास्तों जो इन लोगों ने नियुक्त किया, इसका काम क्या था कि जो भी कपास से उत्पादित जो भी वस्तु है तो उस पर निगरानी रखना कि आखिर कितने कपास में इनको दे रहा हूं, कौन कौन कपास पे काम कर रहे हैं, और क्या जो भी कपास के उत्पादित जो भी वस्त्र बनाया जा रहा है ना, क्या उसको कहीं और बेचा जा रहा है क्या। तो इन सारे चीजों का क्या करता था, वो निगरानी करता था। तो एक तो कर्ज देके उसको जाल में फांस लिया, और दूसरा क्या क्या इसके लिए निगरानी रख दिया। अब अगर निगरानी रख देगा, अगर एक दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो क्या दुकान में चोरी होगी। आप बोलोगे चोरी हो सकती है सर, अगर चोरी हुई तो वो पकड़ा भी जाएगा, और जब वो पकड़ा जाएगा तो उसको खूब क्या होगा, कुटाई हो जाएगा। तो जब गुमास्तों को लगता था कि कोई सूती वस्त्र उत्पादक कोई ऐसा काम कर रहा है कि हमारे कंपनी को माल ना बेचकर किसी और को माल बेच रहा है, तो जिस तरह सीसीटीवी कैमरे में पकड़े जाने पर कुटाई होती है ना, ये कुटाई कर देते थे। तो इसके डर के मारे में जो भी कपास उत्पादक जो भी होते थे वो क्या करते थे कि किसी और को देना नहीं चाहते थे। अगला क्या है, वे ये देखते थे कि बुनकर अन्य यूरोपीय कंपनी या स्थानीय भारतीय व्यापारों के लिए काम तो नहीं कर रहा है, ये भी देखने का काम जो वो करते थे। तो ये मेजर मुख्य 3 कारण आप लिख दोगे ना तो भी आपको जो है 5 नंबर मिल जाएगा, और यही आपके मेजर कारण है। पहला क्या था कि पैसागी देकर उनको कर्ज के जाल में फांस लेना, और दूसरा क्या था, गुमास्तों की नियुक्ति करना और उनको देखना कि आखिर ये जो भी माल तैयार हो रहा है उसको कहाँ दे रहा है। ये सारा जो है वो काम था। अगला प्रश्न पूछेगा कि किन कारणों से, प्रश्न क्या है आपका, किन कारणों से लोकतंत्र को, देखिए यहाँ पे क्या होगा, अन्य होगा, क्या होगा, अन्य शासन से बेहतर बताया गया है। तो अगर बात करें आंसर को कि लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर बताया गया है, क्योंकि इस शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो अन्य शासन व्यवस्था में नहीं है। पहला गुण क्या है, जनमत पर आधारित शासन। पहला क्या है, जनमत पर आधारित शासन। अब यह है क्या, यह शासन जनता की समान इच्छाओं के अनुसार चलाया जाता है
और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में रखा भी जाता है। क्योंकि सरकार का चुनाव यानी कि राजनीतिक दल का चुनाव जनता के द्वारा होता है, शासक दल का चुनाव जनता के द्वारा होता है। तो जब जनता ने इसको चुना तो जाहिर सी बात है कि जो भी काम करेगा ना सत्ता दल, वो जनता के इच्छाओं को ही ध्यान में रखकर करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जनता पर आधारित क्या है, शासन व्यवस्था है। दूसरा क्या है आपका, उत्तरदायी, जिम्मेवार अथवा वैध शासन व्यवस्था। तो लोकतंत्र में वैधानिक तरीके से जनता सरकार चुनती है, अतः सरकार भी जन कल्याण के प्रति उत्तरदायी एवं जिम्मेवार होती है। क्योंकि सरकार और जनता के बीच में पारदर्शिता होती है, यानी कि सरकार जो भी निर्णय अथवा जो भी कानून अथवा जो भी कार्य करता है ना, उसकी समस्त जानकारी जनता के पास होती है। इसीलिए यहाँ पे एक उत्तरदायी और वैध सरकार का निर्माण हो जाता है। अगला क्या है, समानता और स्वतंत्रता का पोषक। समानता और स्वतंत्रता का पोषक। लोकतंत्र के अंतर्गत जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग आदि का भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून के सामने सभी नागरिक समान माने जाते हैं। सभी नागरिकों को अपने विचार, भाषण, सभा आदि करने की छूट भी दी जाती है। यानी कि आप देखोगे ना, जैसे आपने यूरोप में पढ़ा था या फ्रांस में पढ़ा था, जहाँ पे जो भी कैथोलिक चर्च के लोग होते हैं, पादरी वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार दिया गया था। आपने श्रीलंका में पढ़ा था कि यहाँ पे सिंहलियों को आगे रखा गया था। लेकिन जो भी आपके लोकतंत्र शासन व्यवस्था होते हैं, वहाँ पे आप देखोगे कि जाति आधारित, वंश के आधारित, रंग या धर्म या लिंग के आधारित कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति समान होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी वंश का हो, या वो किसी भी रूप का हो, या वो किसी भी लिंग से हो, सबको समान रूप दिया जाता है। और जिस प्रकार सबको समान माना जाता है, उसमें भेदभाव नहीं किया जाता ना। ठीक जब भेदभाव नहीं किया जाएगा तो नागरिक को कानून के समक्ष भी क्या होता है, बराबरी का अधिकार मिलता है। ऐसा नहीं कि बस समान मान रहे हैं, लेकिन कानून में जब जा रहे हैं तो उच्च नीच का बोध कर रहे हैं। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति अपने विचार को प्रकट कर सकता है, भाषण दे सकता है, सभा आदि करने का भी क्या है, उनको छूट जो है दे दिया गया है। अगला क्या है, व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि। तो इसमें सभी नागरिकों को समान माना जाता है। सभी व्यक्ति गरिमा के साथ जीते हैं। किसी को हाई की दृष्टि से नहीं देखा जाता, चाहे वो किसी जाति, धर्म, रंग, भाषा, पेशा आदि का हो। यहाँ पे सभी व्यक्ति को जीने का अधिकार है और सभी व्यक्ति के नागरिक का समान भाषा में माना जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। उनका प्रतिष्ठा जो होता है वो समान भाषा का होता है। आगे क्या है, विविधताओं में सामंजस्य, यानी कि जो विविधता पाया जाता है, यह टकराव को टालने, संभालने का तरीका देता है और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। क्योंकि आप जानते हो ना कि अगर आपने मान लो कोई गलती करी और आपने एक बार चुनाव जीत लिया, आपने किसी को वोट डाला, वो शासन पे आ गया, तो 5 साल के लिए शासन पे रहेगा। अब अगर आपने जो चुनाव किया, अगर वो चुनाव गलत था, तो आपको पता है कि अगले 5 साल के बाद फिर आपके पास पावर है और आप उसको सत्ता दल से हटा सकते हो। लेकिन अगर आप राजा महाराजाओं की घटना देखोगे, अगर कोई राजा ठीक है तो ठीक है, लेकिन अगर वो राजा जो राजगद्दी पे बैठा, अगर वो कुरूप निकल गया, उसके अंदर दया नहीं है, तो सोचो कि जब तक वो जिंदा रहेगा ना, तब तक आप उसकी स्थिति को ठीक नहीं कर सकते हो। तो पहला यहाँ पे सुधार किया जा सकता है। अगला क्या है, लोकतंत्र में काफी विचार परामर्श के बाद ही निर्णय ली जाती है। यानी कि निर्णय लेने में भले ही देरी होगा, लेकिन निर्णय जो होगा वो सबके भलाई के लिए होगा, जिससे गलतियों को सुधारने का अवसर प्राप्त होता है। इससे टकराव भी टल जाता है और टकराव जो है आपका कम हो जाता है। अब अगला प्रश्न 17 नंबर का कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार से सुलझाती है, उदाहरण सहित बताना है। तो हम क्या होगा, किस प्रकार से सुलझाती है, आपको क्या करना है, उदाहरण सहित बताना है। तो बात करें आंसर पे, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत एक वस्तु के मूल्य का भुगतान दूसरी वस्तु में किया जाता था, यह पहले होता था। इसके लिए आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का होना आवश्यक था, अर्थात दो व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यानी कि अगर आप देखोगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, या जो मुद्रा आवश्यकता ने क्या किया है कि जो दोहरा सहयोग है, जो वस्तु विनिमय प्रणाली, उसकी समस्याओं को कैसे दूर किया है। तो हम लोगों ने देखा था कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जो पहले होता था कि एक वस्तु के मूल्य का भुगतान दूसरी वस्तु देकर किया जाता था। जैसे आज क्या देखोगे, अगर आप मान लो कि आपने 60 रुपये का कोई सामान खरीदा, उसका प्रिंट रेट 60 है, MRP जो है आपका वो 60 रुपया है, तो आप क्या करते हो, 60 रुपया में पैसा दे देते हो उसको, चाहे 50 रुपया का नोट हो, सिक्का हो या ऑनलाइन आप उसको ट्रांसफर कर देते हो। लेकिन पहले क्या होता था,
कि अगर आपने 60 रुपये का कोई सामान खरीदा ना, तो उसको 60 रुपया के बराबर कोई वस्तु देकर ही उसका पूर्ति किया जाता था। और इसके लिए क्या होता था कि अगर आप कोई 60 रुपया की वस्तु खरीद बेच रहे हो, जैसे कि मान लो कि आप क्या कर रहे हो कि आप जूता बेच रहे हो और आपको क्या चाहिए, आपको चप्पल चाहिए। क्या चाहिए? आपको चप्पल चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जूता का रेट अगर 200 रुपया है ना, तो ऐसा 200 रुपया वाला चप्पल वाला खोजना पड़ेगा जो जूता के बदले क्या करे, आपको चप्पल दे दे। तो यानी कि इसमें वस्तुओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात दो व्यक्तियों के पास ऐसा वस्तु होना चाहिए जो एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करे। यानी कि जूता वाला को जो चप्पल चाहिए ना, चप्पल, तो चप्पल वाले को जूता चाहिए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। अगला क्या आपका देख सकते हो, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर ऐसा संयोग यदि असंभव ना हो तो कठिन आवश्यक है। यानी कि अगर आप समझोगे कि यह तो बड़ा असंभव है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि नहीं सर असंभव नहीं, मिल सकता है। तो मिल तो सकता है, लेकिन मिलना क्या होगा, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, कठिन होगा, ये जरूर है। यदि एक व्यक्ति के पास, जैसे बोलेंगे यदि एक व्यक्ति के पास गेहूं है तथा वो कपड़ा खरीदना चाहता है, तो दूसरे व्यक्ति के पास जूता है तथा वो चावल खरीदना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दोनों की आवश्यकताओं पूर्ण नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ पे दो स्थिति बताया है, जिसमें कोई एक व्यक्ति है जिसके पास गेहूं है और वो कपड़ा खरीदना चाहता है, लेकिन ये जो दूसरा व्यक्ति है जिसके पास जूता है और वो चावल खरीदना चाहता है, देखो ये गेहूं देकर कपड़ा खरीदना चाहता है और ये जूते बेचकर चावल खरीदना चाहता है। तो बताओ इसमें कोई संभव होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि जिसको गेहूं बेचकर कपड़ा खरीदना है उसको ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो गेहूं के बदले कपड़ा दे दे, और जिसको जूते के बदले चावल लेने हैं ना, उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जूते लेके चावल दे दे। तो ये संयोग क्या है, बड़ा दुर्लभ होगा, यानी कि कठिन हो जाएगा। मुद्रा के प्रयोग से, जब ये मुद्रा आ गया तो क्या हुआ कि मुद्रा के प्रयोग से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास गेहूं है वह उसे बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है तथा कपड़े जो है वो खरीद सकता है, जो भी उसकी आवश्यक वस्तु है उसको वो आसानी से खरीद सकता है। बात करें अगले प्रश्न, 18 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत में गन्ने उत्पादक राज्यों के नाम लिखें और गन्ना उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियों का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। तो भारत में गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा भारत के प्रमुख जो है आपका गन्ना उत्पादक राज्य है। बात करें गन्ने के भौगोलिक दशाओं के बारे में, तो इसकी अच्छी उपज के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक का आर्द्रता जो है आदर्श तापमान जो है माना गया, यानी कि 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए। वहीं वर्षा का बात करें तो 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा की आवश्यकता इसमें होती है। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में कम बारिश होता है ना, उन क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा क्या कर सकते हैं, हम इसकी कृषि कर सकते हैं। इसकी कृषि के लिए गहरी उपजाऊ चिकनी या दोमट मिट्टी जो है अच्छी मानी जाती है। और अगर बात किया जाए तो दक्षिण भूभाग में काली लावा युक्त मिट्टी भी इसके उत्पादन के लिए अच्छी रहती है और वहाँ पे भी उत्पादन किया जाता है। और याद रखिएगा ये जो आपकी मैं बोल सकता हूँ कि ये जो आपकी गन्ने की खेती है ना, इसके उपज के लिए पूरा का पूरा 1 साल का समय लगता है, ये भी बात आपको याद रखना है। तो पहला तो तापमान है, तापमान 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस। वर्षा का बात करें तो 100 से लेकर 150। और वहीं बात करें कि भाई इसके लिए मिट्टी की, तो चिकनी दोमट मिट्टी चाहिए, या जो दक्षिणी भूभाग है जहां पे काली युक्त मिट्टी है वहां पे भी इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। और इस प्रकार जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जो भी मैंने पहले तो आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे हम लोगों ने बात किया, फिर जो भी आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन उस पर बात किया, अभी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पे हम लोगों ने बात कर लिया। अगर पीडीएफ आपके पास जाती है किसी भी तरह से तो आप देख सकते हो, यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ से मॉडल पेपर का सोल्यूशन देख सकते हो, यहाँ पे आप अपना टेलीग्राम ग्रुप लगा सकते हो, ठीक है। और आगे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, यहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो। साथ साथ देखोगे यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक है, जैसे आप साइंस का प्लेलिस्ट देख सकते हो, साइंस का जो जितने भी है वो देख सकते हो, ज्योग्राफी का एमसीक्यू ले सकते हो, हिस्ट्री का एमसीक्यू देख सकते हो, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का जो है आप एमसीक्यू आराम से यहाँ से लगा सकते हो। तो यहाँ से आप सारी चीजें देख सकते हो, बस आपको देखने का मन होना चाहिए। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और फिर अब हम लोग इसके बाद जो आपका वायरल वीडियो जो है आपका 3 पे बात करेंगे, और उसमें भी पहले हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।